हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेटपैक कंपोज के स्टेट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ ये जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो कोड के थ्रू ही समझते हैं इसको। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंपोजेबल डिफाइन किया है नोटिफिकेशन स्क्रीन के नाम से। और यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड किया है। इस कॉलम के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐड किए हैं जिससे इसकी यूआई थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस कंपोजेबल को कॉल किया है नोटिफिकेशन काउंटर। तो यहाँ पे हम लोग एक काउंटर मेंटेन करेंगे कि हमने कितनी नोटिफिकेशंस अभी तक सेंड कर दी है। तो उसकी सारी इंप्लीमेंटेशन इस कंपोजेबल के अंदर करेंगे। तो अभी के लिए इसको कोलैप्स कर देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक कॉलम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट कंपोजेबल डिफाइन करूँगा और यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव सेंट $count नोटिफिकेशंस। तो अभी के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ मैं काउंट के नाम से, और इसको यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन कंपोजेबल डिफाइन करता हूँ जो हमारी नोटिफिकेशंस को सेंड करेगा। तो अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो बटन है हमारा ये नोटिफिकेशंस को सेंड करेगा। तो जैसे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा काउंटर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग इस काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे। तो जितनी बार आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पे मैं अभी के लिए एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, सेंड नोटिफिकेशंस। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल कंपोजेबल डिफाइन किया है। तो अभी के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल अरेंजमेंट भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे इसको अरेंजमेंट में सेंटर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कंपोजेबल काम करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं एक बारी। मीनवाइल ये जब तक हमारा बिल्ड हो रहा है तो यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट भी ऐड कर देता हूँ जिससे हम लोगों को पता चल पाए कि हमारा क्लिक हो रहा है या नहीं। यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं log.d। तो इस तरीके से मैंने एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर मैं सेंड नोटिफिकेशंस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा बटन तो क्लिक हो रहा है, बट ये जो हमारा काउंटर है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। एक बार अपने लॉग कैट भी चेक करते हैं वहाँ पे हमारे पास लॉग स्टेटमेंट्स आ रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास लॉग स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, बट ये हमारी यूआई पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये हमारा काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स वो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट वो मेरी यूआई को अपडेट नहीं कर रहा है। तो यूआई जो है मेरी वो एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही है जो उसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपोज जो है वो एक स्टेट ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जो स्टेट होती है हमारी वो एक ऑब्जर्वेबल स्टेट होती है। जैसे जैसे उसमें वैल्यू चेंज होती रहती है तो कंपोज को पता चलता रहता है कि हाँ भैया इसमें वैल्यू चेंज हुई है तो मुझे यूआई को अपडेट करना है। वो यूआई को कैसे अपडेट करता है? वो आपके इन फंक्शंस को दोबारा कॉल करता है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिकॉम्पोजिशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या करेगा, आपके इन फंक्शंस को दोबारा कॉल करेगा जैसे आपकी स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें एक स्टेट का ऑब्जेक्ट चाहिए। वो स्टेट कैसी होगी हमारी? वो एक ऑब्जर्वेबल स्टेट होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। उसका नाम है यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है म्यूटेबल स्टेट का। तो इसी के बेसिस पे कंपोज को पता चलता है कि भैया मेरी वैल्यू चेंज हो चुकी है, मुझे यूआई को अपडेट करना है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू पास करूँगा 0। तो इस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये हमारा एक स्पेशल वेरिएबल है जिसमें हमारी स्टेट पड़ी हुई है। ये जितने भी कंपोजेबल्स हैं हमारे, जो भी इस पर डिपेंडेंट होंगे, जैसे इसमें कुछ वैल्यू चेंज होगी तो ये हमारे दोबारा कॉल कर दिए जाएंगे। ये जितनी भी कॉलिंग होगी ये जेटपैक कंपोज हमारे लिए करेगा, हमें कुछ नहीं लिखना है इसके लिए। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसका एक्सप्लिसिटली टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है म्यूटेबल स्टेट का, जिसका टाइप है इंट। तो ये इंट कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 पास किया था, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो इंट आ रही है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा count.value। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ count.value। तो इस तरीके से हमारे ये स्टेट का ऑब्जेक्ट काम करता है। सिमिलरली एक और एरर दे रहा है मुझे यहाँ पे ये। तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि भैया आपने एक स्टेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कॉम्पोजिशन के दौरान, बट आप रिमेंबर लगाना भूल गए हो। तो रिमेंबर एक्चुअली करता क्या है? अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे कंपोजेबल्स जो हैं वो बार बार कॉल किए जाते हैं। अब सपोज कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें हमारा ये जो कंपोजेबल है ये दोबारा से कॉल कर दिया जाएगा। अब अगर हमारा ये दोबारा से कॉल कर दिया जाएगा तो ये रीइनिशियलाइज हो जाएगा। ये जो हमारा काउंट वेरिएबल है ये रीइनिशियलाइज हो जाएगा 0 से। वो हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बार बार कॉल होते रहें बट हमारी स्टेट लूज ना हो। स्टेट लूज होने का क्या मतलब है? तो सपोज यहाँ पे मैंने 10 बार क्लिक कर दिया है तो हमारी स्टेट की वैल्यू होगी 10। अब अगर मैं यहाँ पे रिमेंबर नहीं लगाता हूँ और ये हमारा फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया जाता है तो हमारी इसकी जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगी। मतलब ये जो 10 वैल्यू पड़ी थी मेरी इसके अंदर वो लॉस्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना उसको वो याद करके रखे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं रिमेंबर का यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं रिमेंबर कॉल करूँगा तो जो भी हमारी लास्ट वैल्यू होगी इस तरीके से उसको वो याद कर लेगा। तो सपोज 10 थी वैल्यू, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा ये फंक्शन दोबारा से कॉल किया जाएगा, क्योंकि जेटपैक कंपोज जो है वो रिकम्पोजिशन करेगा, तो हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब जो भी मेरी लास्ट वैल्यू थी उसको वो याद करके रखेगा।
तो ये जो हमारा काउंट वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 10 से। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इसमें अभी कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, तो अभी के लिए इसको रन करते हैं, देखते हैं ये फिक्स हुआ है या नहीं। तो अब की बारी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काउंटर अपडेट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके से हमारा एक काउंटर वेरिएबल अपडेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी UI भी अपडेट हो रही है। तो एक बार इसका फ्लो समझ लेते हैं किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। अब सिंपली हुआ क्या, जैसे हमारा ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, मतलब इनिशियल कॉम्पोजिशन हुई, तो हमारा एक स्टेट डिफाइन किया गया काउंट के नाम से और उसमें पड़ा हुआ था 0। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी इनिशियल कॉम्पोजिशन डिफाइन करी और इस तरीके से अपनी UI रेंडर कर ली जिसमें 0 पड़ा था। अब यहाँ पे मैंने बटन क्लिक किया, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बटन क्लिक पे क्या कोड लिखा है कि मेरी इस काउंट की जो वैल्यू है ना, मतलब इस स्टेट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो उसने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब जैसे हमारा ये स्टेट का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, मतलब ये हमारा एक ऑब्जर्वेबल स्टेट है, इसमें जैसे ही चेंज हुआ तो इसके डिपेंडेंट जितने भी कंपोजेबल्स थे वो दोबारा से कॉल कर दिए गए। अब उसका डिपेंडेंट कंपोजेबल कौन सा है, ये वाला है, तो उसने उसको दोबारा से कॉल कर दिया कि भैया आपकी स्टेट चेंज हो चुकी है, मुझे आपको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे UI को अपडेट करना है। तो आई होप आपको ये फ्लो समझ में आ रहा होगा। तो जितनी बार भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी स्टेट के ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ और उतनी बार हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि हमारा कंपोजेबल है। तो वो बेसिकली रिकम्पोज हो रहे हैं एवरी टाइम आपकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हमारे स्टेट ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को दिखाता है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू थी वो लॉस्ट हो चुकी है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे वही सेम रीज़न है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो है वो दोबारा से क्रिएट हुई है, तो ये हमारी नई कॉम्पोजिशन बनी है। नई कॉम्पोजिशन से मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा कंपोजेबल है वो एकदम फ्रेश से स्टार्ट किया गया है। इसकी जो भी वैल्यूज़ थी वो भी हमारी हटा दी गई हैं। तो ये जो रिमेंबर कंपोजेबल है हमारा, ये हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करता है हमारी कॉम्पोजिशन के अंदर। अब वो कॉम्पोजिशन ही दोबारा से बनी है, तो उसने जो भी वैल्यू स्टोर कर रखी थी वो लॉस्ट हो चुकी हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जो हमारे बंडल में डेटा को सेव करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पे रिमेंबर सेवेबल के नाम से। तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी उसको आपके बंडल में स्टोर कर देगा। ये वही बंडल है जो आपकी ऑन क्रिएट के अंदर पास होता है। तो अगर मैं वापस मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक बंडल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो रिमेंबर सेवेबल बेसिकली क्या करेगा, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको बंडल में स्टोर करेगा, ना कि आपकी कॉम्पोजिशन में। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो बंडल की एक खास बात होती है, तो ये जो बंडल है हमारा, इसको हम लोग पहले भी यूज़ करते थे जब हम लोग रोटेशंस के टाइम वैल्यू को सेव कराते थे, तो इसी बंडल का यूज़ करते थे। तो इसकी खास बात ये होती है कि ये सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इसमें स्टोर कराना है तो आपको उसको पार्सलाइज करना पड़ेगा या उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस रिमेंबर सेवेबल में कोई कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे तो मेक श्योर करें कि वो पार्सलाइज हो, जब भी वो उसको स्टोर कर पाएगा आपके बंडल के अंदर। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, आपको कुछ ऐसा डेटा है जो आप रोटेशंस के दौरान भी या कॉन्फ़िगरेशन चेंज के दौरान उसको सेव कराना चाहते हो, तो वहाँ पे आप रिमेंबर सेवेबल का यूज़ करोगे। तो दोबारा इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं इस बार ये हमारा सही चलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा डेटा जो है वो रिटेन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये रिमेंबर सेवेबल काम करता है। तो अगर मैं इसको पुराने मॉडल से कंपेयर करूं, मतलब अपने व्यू वाले सिस्टम से कंपेयर करूं, तो वहाँ पे भी हमारे पास ये सेम प्रॉब्लम्स आती थी रोटेशन की, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। तो उसी चीज़ के लिए हमारे पास एक आर्किटेक्चर कंपोनेंट था व्यू मॉडल के नाम से। तो व्यू मॉडल क्या करता था, जैसे हमारी एक्टिविटी क्रिएट होती थी और हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती थी, उस बीच में कुछ भी हो रहा हो हमारी एक्टिविटी पे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो, रोटेशन हो रही हो, तो हमारे डेटा को रिटेन करके रखती थी। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग भी यहाँ पे व्यू मॉडल का यूज़ करेंगे। उसी के थ्रू हम लोग अपनी स्टेट मैनेज कर रहे होंगे। तो व्यू मॉडल को कैसे यूज़ करना है वो हम आगे कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप मान सकते हैं कि सपोज़ आपके पास व्यू मॉडल नहीं है या आप व्यू मॉडल को नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी स्टेट को बचा के रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, रिमेंबर और रिमेंबर सेवेबल। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेट होस्टिंग की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कंपोजेबल डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और मैसेज बार लगाना चाहता हूँ कि आपने इतनी नोटिफिकेशन सेंड कर दी हैं। तो ऑल्दो ये रेप्लिका ही होगा, जिस लेवल का रेप्लिका ही होगा, बट मैं इसको एक अलग तरीके से शो करना चाहता हूँ जिससे हम लोग इस स्टेट होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल कंपोजेबल डिफाइन किया है मैसेज बार के नाम से, और यहाँ पे मैंने कार्ड का यूज़ किया है जिसके अंदर मैंने एक रो कंपोजेबल डिफाइन किया है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे दी है और अलाइनमेंट डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर मैंने एक इमेज डिफाइन की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इमेज का मैंने एक और फंक्शन यूज़ किया है जिसमें हम लोग वेक्टर पास कर सकते हैं। तो जो भी मेरे आइकन्स होंगे, जो भी हमारे पास मटेरियल के आइकन्स अवेलेबल होते हैं, इस तरीके से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैडिंग डिफाइन करी है, उसके अंदर टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है,
हार्ड कोडेड टेक्स्ट है ये अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैसेजेस सेंड सो फार, अभी आपने यहाँ पे 10 हार्ड कोड कर रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये मैसेज बार वाला कंपोजेबल है, और इसको यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास एक मैसेज बार बनी आ रही है, और यहाँ पे अभी के लिए 10 हार्ड कोडेड है। अब मुझे सपोज यही वाली वैल्यू को यहाँ पे शो करना है, मतलब जितनी बार मैंने नोटिफिकेशन सेंड करी है वही मुझे यहाँ पे काउंट दिखाना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा कि ये जो काउंट वेरिएबल है ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो थोड़ा सा ऑब्वियस सा ही है, क्योंकि मुझे ये वाला जो डेटा है इन दोनों फंक्शंस में शेयर करना है। मतलब ये वाला जो डेटा है मेरा वो इन दोनों फंक्शंस में शेयर करना है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे स्टेट डिफाइन करूँगा। सेंस बना रहा है? मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरी स्टेट जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मुझे इस वैल्यू को कहीं और भी यूज़ करना है, मतलब इस फंक्शन से बाहर यूज़ करना है। तो कोई ऐसी जगह ढूंढनी है मुझे जहाँ पे मैं इस वेरिएबल को डिफाइन करूँ और दोनों में पास कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने इन दोनों को यहाँ से कॉल किया है, तो इस स्टेट को बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो इसी को हम लोग स्टेट होस्टिंग कहते हैं, कि ये जो मेरी स्टेट थी जो मेरे इस कंपोजेबल के अंदर डिफाइन है, जो भी इसकी कॉलिंग वाली जगह है, मतलब जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है उस जगह पे मैं इसको मूव कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टेट को शेयर करना है इन दोनों फंक्शंस के बीच में। अब इन दोनों फंक्शंस के बीच में मुझे शेयर करना है, तो ऑब्वियसली जगह कौन सी होगी, वो यही वाली जगह होगी, क्योंकि इसी जगह पे मैं इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ और इन दोनों के अंदर मुझे सेम डेटा पास करना है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस स्टेट को यहाँ से कट करूँगा और इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से स्टेट जो है मेरी वो इसके अंदर डिफाइन हो जाएगी, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मैं इन दोनों को पास कर दूंगा। तो सिंपली इस स्टेट की जो वैल्यू है मेरी वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं नोटिफिकेशन काउंटर पे दोबारा से जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, और इसी वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे अपने इन कॉम्पोजेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको काउंट, और इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये डॉट वैल्यू हटा देता हूँ। तो इस तरीके से सिंपली इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो जो भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब सवाल आता है कि ये जो बटन का क्लिक है वो कैसे हैंडल करोगे। इस बटन की क्लिक के अंदर आप इस काउंट को अपडेट कर रहे थे, वो कैसे करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा कि भैया जब भी मेरा ये बटन क्लिक हो ना तो वो मेरा फंक्शन कॉल कर देना। तो एक तरीके का लैम्डा हो गया, जैसे ये बटन क्लिक होगा तो मैं उस लैम्डा को कॉल कर दूंगा, और वो लैम्डा क्या करेगा, हमारी इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लैम्डा डिफाइन करता हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस काउंट वाले वेरिएबल को, इसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये मैंने एक सिंपल लैम्डा डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने अपनी काउंटर वाली वैल्यू जो है उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और ये वाला पैरामीटर भी ऐड कर लेते हैं। तो इसकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे इसको कॉमा सेपरेटेड ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो इस तरीके से हमारे लिए एक फंक्शन ऐड हो चुका है एज अ पैरामीटर। तो इसमें अभी के लिए चेंजेस कर देते हैं, इसको नाम देते हैं इंक्रीमेंट, और ये हमारा एक यूनिट रिटर्न करेगा, हमें इसकी वैल्यू से कोई नीड नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया है कि भैया मैं एक लैम्डा एक्सपेक्ट करता हूँ जो कि कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा है और हमारे को एक यूनिट रिटर्न करेगा। और इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कोड की जगह हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, अब मैंने अपनी जो स्टेट थी उसको होस्ट कर दिया है। होस्ट करने का मतलब ये है कि जहाँ से भी ये कॉल हो रहा था उस जगह पे अपनी स्टेट डिफाइन कर दी है। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू थी, इस स्टेट के अंदर जो वैल्यू थी वो इन दोनों में शेयर करनी है। तो सबसे बढ़िया जो कॉमन लोकेशन होगी वो यही वाली होगी। तो इसी को हम लोग स्टेट होस्टिंग कहते हैं, कि मेरी जो स्टेट थी वो यहाँ से होस्ट होके जो भी मेरा कॉलर था वहाँ पे पहुँच चुकी है। ये मेरा कॉलर था, यहाँ पे मैंने अपनी स्टेट डिफाइन कर दी। अब इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पास करनी है, तो यहाँ पे मैंने काउंट डॉट वैल्यू पास करी है, तो यहाँ पे ये हमारी रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन का क्लिक भी था कि भैया मेरी जो स्टेट है उसको मुझे अपडेट भी करना है। जैसे जैसे इस बटन पे क्लिक हो रहा है तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन पास कर दिया। ये मैंने एक लैम्डा पास किया है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर मैं इस काउंटर वाले वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूँ, मतलब उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और पैरामीटर डिफाइन कर दिया लैम्डा टाइप का। तो ये जो लैम्डा है वो कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और वो यूनिट रिटर्न करता है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो आप अभी के लिए एज्यूम कर सकते हैं ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस काउंट डॉट वैल्यू प्लस प्लस को यहाँ पे चिपका रहा होगा और उसको इंक्रीमेंट कर रहा होगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। अब यही सेम वैल्यू मुझे यहाँ पे भी यूज़ करनी थी, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ काउंट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी मैं एक पैरामीटर ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास एक पैरामीटर ऐड हो चुका है वैल्यू के नाम से, और इसको भी यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हार्ड कोडेड की जगह यहाँ पे लिख देते हैं $.count। तो इस तरीके से ये मेरा मैसेज बार काम करेगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे,
किस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेट होस्टिंग करी है। तो रन करते हैं इसको एक बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पे 0 आ रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे दोनों अपडेट हो रहे हैं। जितनी बार मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमारी दोनों वैल्यूज़ अपडेट करेगा, क्योंकि जो भी हमारी स्टेट है वो हमारे इस काउंट वेरिएबल के अंदर मेंटेन्ड है और वही वैल्यू मैं इन दोनों को पास कर रहा हूँ। तो इसी को हम लोग स्टेट होस्टिंग कहते हैं। अब इसी के थ्रू हमारे दो और कॉन्सेप्ट्स आते हैं यहाँ पे जो कि इसी से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, मतलब इस कंपोजिबल के अंदर हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेटलेस कंपोजिबल। सिमिलरली ये वाला जो हमारा कंपोजिबल है इसके अंदर एक स्टेट डिफाइंड है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेटफुल कंपोजिबल। तो दो तरीके के कंपोजिबल्स हमारे, एक हमारा स्टेटफुल कंपोजिबल है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट डिफाइन करी है, और यहाँ पे हमारे पास कोई स्टेट नहीं है तो ये हमारा स्टेटलेस कंपोजिबल हो गया। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। सिमिलरली ये जो मैसेज बार है ये भी हमारा स्टेटलेस कंपोजिबल है, इसको आप जो भी डेटा दोगे उसके बेसिस पे ही अपडेट करेगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, आप मुझे डेटा दो मैं आपको यूआई दूंगा। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जो कि हमारा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो का। यूनिडायरेक्शनल फ्लो से मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो टॉप लेवल कंपोजिबल से नीचे वाले कंपोजिबल तक जाएगा, तो आपका डेटा नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो ये हमारा टॉप कंपोजिबल है, उसके अंदर हमने ये चाइल्ड कंपोजिबल डिफाइन किया है। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली डेटा ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सिमिलरली जो इवेंट्स होते हैं हमारे वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा इवेंट था, यहाँ पे हमारे पास बटन क्लिक है, ये हमारा एक इवेंट है, तो हम लोग ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। ऊपर की तरफ भेज रहे हैं मतलब ये जो हमारा इवेंट था, यहाँ से हमारे पास बटन क्लिक का एक इवेंट आया होगा, वो हमने पेरेंट को पास कर दिया कि भैया इसकी हैंडलिंग तू कर लियो। सिमिलरली ये आगे भी पास कर सकता है, जो भी इसके पेरेंट कंपोजिबल होंगे वहाँ तक आप इसको पास कर सकते हैं। तो डेटा आपका नीचे की तरफ आता है और इवेंट्स आपके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसी को हम लोग यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। तो जब लार्ज एप्लीकेशंस होती हैं, जब हमारे पास बहुत सारे कंपोजिबल्स होंगे, तो वहाँ पे हमारे लिए रीज़न करना ईजी हो जाएगा कि पहले डेटा यहाँ पे पहुँचा फिर यहाँ पहुँचा, उसके बेसिस पे क्या यूआई जनरेट हुई। तो हमारे लिए रीज़न करना आसान हो जाएगा कि सपोज़ मेरे पास ये डेटा आया है, उसके बेसिस पे मेरी क्या यूआई जनरेट हुई होगी, तो मैं रीज़न कर पाऊँगा चीज़ों को। अगर मेरे पास मल्टीपल फ्लोज होते कि यहाँ से भी डेटा सेट हो सकता है, वहाँ से भी डेटा सेट हो सकता है, मतलब मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं जो डेटा सेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मुझको यूआई क्या जनरेट होगी वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट यूनिडायरेक्शनल फ्लो के केस में क्या होता है, मुझे मालूम है कि मेरा डेटा जो है वो ऊपर से ही आ रहा होगा, कोई और जगह नहीं है जहाँ से मेरे पास डेटा आएगा जिसके बेसिस पे मेरी यूआई जनरेट होगी। टॉप टू बॉटम ही मेरा डेटा आ रहा होगा, उसी के बेसिस पे मेरी यूआई जनरेट होगी। सिमिलरली इवेंट्स के साथ भी यही होता है कि वो नीचे से ऊपर जा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो काम करता है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो मेजरली जितनी भी स्टेट होती है हमारी वो व्यू मॉडल्स में मेंटेन करते हैं। व्यू मॉडल हमारे टॉप लेवल कंपोजिबल्स को डेटा देते हैं और वो नीचे पास करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा साइकिल चलता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे MVVM किस तरीके से फिट होगा इसके अंदर। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT